हिंदुस्तान में तो ढेर सारी ज़ुबानें थी, उनकी बात कोई नहीं करता। जो बार बार मकौले 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 की बात करता है, वो ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान की इतनी सारी ज़ुबानें थी, उनमें पढ़ाई का क्या हुआ और उसके पहले पढ़ाई की क्या हालत थी, और हिंदुस्तान के जिन्हें रहनुमा कहा जाता है वो क्यों बार बार अंग्रेज़ी ज़ुबान की वकालत कर रहे थे। लेकिन सारा जंग इधर है, दिमाग में है, मानसिकता में है। डज लर्निंग इंग्लिश really give you a colonial mindset? Do the Ayers of Tamil Nadu or anyone in Kerala who studies in the English medium, does he become alien to his own culture? I think that's not true. आप संस्कृत में करते क्या हैं? आप संस्कृत में जो पैदा हो चुका, आप सिर्फ उसको याद करके दोहराते रहते हैं। ये तथ्य है, मकौले के आने तक संस्कृत बिल्कुल ही एक जड़ भाषा हो चुकी थी। नमस्कार, हमारे आज के कार्यक्रम मणि की बात सुनीत के साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं मणि, आप हैं मेरी पत्नी सुनीत, और आज का विषय है मकौले की औलाद। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है प्रोफेसर अपूर्वानंद जी को, जो कि रहनुमा हैं हिंदी विभाग के दिल्ली विश्वविद्यालय में। जाने माने लेखक हैं और इतिहास में भी वो बहुत दिलचस्पी लेते हैं। तो शुरू करने के पहले मैं आप सबको दोबारा याद दिलवाना चाहता हूँ कि हाल में एक भाषण देते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि 1835 में ब्रिटिश सांसद थॉमस बैबिंगटन मकौले ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया था। उसने ऐलान किया था, मैं ऐसे भारतीय बनाऊंगा कि वो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन मन में अंग्रेज होंगे। और इसके लिए मकौले ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं बल्कि उसका समूल नाश कर दिया। आगे जाकर मोदी जी ने कहा, मकौले ने हमारे आत्मविश्वास को तोड़ दिया, हमारे भीतर हीन भावनाओं का संचार किया। कहा कि हमारी पूरी जीवन शैली को कूड़ेदान में डाल दिया। और ये जो भाव है वो आज़ादी मिलने के बाद भी और पुख्ता हुआ। अब चलिए इस पर चर्चा करने के लिए अपूर्वानंद जी हैं, मेरी पत्नी हैं, और आप कुछ कहना चाहेंगे? Just to remind listeners, actually to tell new viewers who may have joined us for the first time, what we are trying to do. I feel very strongly that news and views and current affairs should not be limited to fighting matches and loud, bombastic speeches on national television. What happened, what Modi ji says, what Trump does, what Nitish Kumar does affect each one of us. Not only the TV studios, it affects each family, each child, each mother, each gentleman. So we started this program to discuss news and views that matter to us as citizens, as families, as Indians, and as world citizens. So here we are with our weekly program, मनी की बात सुनीत के साथ। अच्छा, अब शुरू करें। आपसे पहला सवाल मैं करना चाहता हूँ, उसके बाद चर्चा आगे चलेगी अपने आप। मैं जो हूँ, मैं मकौले की औलाद का प्रतीक हूँ। बिना मुझे पूछे मुझको अंग्रेज़ी पाठशाला में डाला गया। मेरे टीचर्स में से बहुत अंग्रेज़ थे। उसके बाद मैं सेंट स्टीवंस कॉलेज गया, और वहाँ जैसा कि आप जानते हैं, वहाँ एक कैम्ब्रिज मिशन का कॉलेज है,
और कि हमारे प्रिंसिपल साहब हमेशा ईसाई धर्म से जुड़े हुए मजबूरी हैं, और हमारे टीचर्स में से बहुत से अंग्रेज़ थे। और वहाँ पढ़ने के पश्चात, और अफसोस की बात है कि मैं यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट आया, उसके बाद मैं कैम्ब्रिज गया, और वहाँ कैम्ब्रिज में मुझे लगा कि यही मेरा घर है। मुझे लगा वहाँ कि यहाँ इंग्लैंड आने के लिए मैं पला, लेकिन इसका क्या नतीजा था? मैंने एकदम सोचा कि मुझे भारतीय बनना है, और ये भारतीय बनने के लिए मुझको अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपनी तहज़ीब व तमद्दुन को सीखने की ज़रूरत है। अब हमारे बीच में जाने माने बुद्धिजीवी गिने जाते हैं अपूर्वानंद जी, और मेरा सवाल ये है कि मेरी क्या गुलामी की मानसिकता है, मेरी क्या गुलामी की मानसिकता है, और आप क्या गुलामी से मुक्त हो? दरअसल इसका रिश्ता अंग्रेज़ी और हिंदी से तो है नहीं। ये बात आप जैसा आपने कहा कि आप कैम्ब्रिज गए और कैम्ब्रिज जाकर आपको यह एहसास हुआ कि आपको हिंदुस्तान लौटना चाहिए और हिंदुस्तानियत हासिल करनी चाहिए। तो हम सबको छोड़ दें। 1835 के कुछ बरस बाद जो एक शख्स पैदा हुआ था हिंदुस्तान में, उसकी बात करें, मोहनदास करमचंद गांधी की। और ये बात सबको पता है कि गांधी ने 19 बरस के जब थे, 18-19 बरस के, तो एक ज़िद पकड़ ली कि उनको लंदन जाना है, और उसके लिए उन्होंने बड़े उपाय किए, पैसा कहाँ से इकट्ठा करना है वगैरह वगैरह। लेकिन ज़िद करके लंदन गए और उन्होंने वकालत की पढ़ाई की, और उनको अंग्रेज़ी, आखिर तक अंग्रेज़ी से उनको मोहब्बत थी। बल्कि आखिरी दिनों में जब BBC वालों ने पूछा और कुछ और लोगों ने पूछा कि अब आप आज़ादी आने वाली है तो आप अंग्रेज़ी का क्या करेंगे, उन्होंने कहा कतई नहीं, अंग्रेज़ी मेरी ज़ुबान है। और उनको इस बात का बड़ा फ़ख्र था, गुमान था कि वो दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन अंग्रेज़ी लिखने वालों में गिने जाते हैं। गांधी की अंग्रेज़ी की मिसाल नहीं मिलती। तो ये जो ग़ुलामी की जहनीत है, इस पर हम आगे बात कर सकते हैं कि है क्या। क्योंकि आपने कहा अंग्रेज़ी ने ढेर सारे लोगों को आज़ाद किया और उनको आज़ाद ख्याली दी जो संस्कृत नहीं देती, और ये बात तथ्य है। मुझे लगता है कि आज का सवाल ये है कि 200 साल बाद, क्योंकि ये 200 साल पहले की बात है, 200 साल बाद एक चीज़ जो मकौले ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। हम हिंदुस्तानी हैं खून में और रंग में, तो वहाँ तो वो ठीक थे, लेकिन क्या हम अंग्रेज़ी बन गए अंग्रेज़ी सीखने से? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं। जैसा मैं इसके पहले भी आपसे कह रहा था कि अंग्रेज़ी के ज़रिए लोगों ने हिंदुस्तान को हासिल किया अपने लिए, और ये हिंदुस्तान की जो सबसे अजीम शख्सियतें हो गईं वो सब अंग्रेज़ी लिखने पढ़ने वाली शख्सियतें थीं। आप हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक के जितने लोगों को भी उठाएंगे वो बेहतरीन अंग्रेज़ी लिखने बोलने वाले थे, लेकिन उनसे ज़्यादा आज़ाद ख्याल कौन था? अगर आप ग़ुलामी की बात कर रहे हैं तो क्या सरदार पटेल आज़ाद ख्याल नहीं थे, या जिन्ना आज़ाद ख्याल नहीं थे? कोई भी हो, ये सारे लोग, सरोजिनी नायडू से ज़्यादा आज़ाद ख्याल कौन था जो अंग्रेज़ी की शायरा थी? तो अंग्रेज़ी से ग़ुलामी की जहनीत का कोई रिश्ता नहीं, और बल्कि मकौले जो कह रहे थे उसमें भी बहुत भारी गलतफहमी पैदा कर दी गई है, उसको दुरुस्त कर लेना ज़रूरी है। मकौले ने कभी भी हिंदुस्तानी जो ज़ुबानें थीं उनको ख़त्म करने की बात नहीं कही थी। उन्होंने सरकारी इमदाद किसको दी जाए, बात यहाँ पर थी, और सरकार किस चीज़ को ज़्यादा प्रोत्साहित करे। उन्होंने कहा कि जो अपनी मर्ज़ी से संस्कृत पढ़ना चाहे, फ़ारसी पढ़ना चाहे, बेशक अरबी पढ़ना चाहे, अरबी और संस्कृत की बात, बेशक पढ़े, अपने खर्चे से पढ़े, लेकिन सरकार जिनको स्कॉलरशिप देगी वो स्कॉलरशिप इसलिए देगी कि वो आधुनिक ज्ञान से परिचित हो सकें। और उसका कारण उन्होंने बतलाया था, राजा राम मोहन रॉय ने भी कहा, दूसरे लोगों ने भी कहा कि आप संस्कृत में करते क्या हैं? आप संस्कृत में जो
पैदा हो चुका, आप सिर्फ उसको याद करके दोहराते रहते हैं। ये तथ्य है। मैकॉले के आने तक संस्कृत बिल्कुल ही एक जड़ भाषा हो चुकी थी और उसमें कुछ भी नया पैदा नहीं हो रहा था। दूसरी बात यह भी है कि संस्कृत आम लोगों की ज़ुबान नहीं थी, आम लोगों को उस तक पहुंच नहीं थी। तो फिर यह कहना कि मैकॉले ने संस्कृत को ख़त्म कर दिया, संस्कृत को तो पहले संस्कृत वालों ने सीमित कर दिया। हाँ, एक उन्होंने दो और कारण बताए मकौले ने अपने नोट में, अपने मिनट में। एक तो उन्होंने कहा कि कमाल की बात है कि हिंदुस्तानी जिनसे मैं मिलता हूँ वो अंग्रेज़ी इतनी क्षमता के साथ बोलते हैं कि यूरोप में जो विदेशी है वो इतनी अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोल पाता है। तो ये एक ऐसी आवाम है जो कि अंग्रेज़ी को सीख सकती है और उसमें बहुत क्षमता दिखा सकती है। दूसरा कारण उन्होंने कहा कि इस सदी में और आने वाली सदियों में अंग्रेज़ी ही बनेगी तिजारत का भाषा, तिजारत की भाषा। मतलब आज जो हम देखते हैं कि अमेरिका जा रहे हैं और सिलिकॉन वैली में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, मकौले ने देख लिया था कि अंग्रेज़ी के ज़रिए आर्थिक प्रगति भी हो सकती है। तो ये दो कारण उन्होंने उसके साथ जोड़ा। गज़ब की बात है। अच्छा, आप बताइए। लेकिन सारा जंग इधर है, दिमाग में है, मानसिकता में है। डज लर्निंग इंग्लिश really give you a colonial mindset? Do the IAs of Tamil Nadu or anyone in Kerala who studies in the English medium, does he become alien to his own culture? I think that's not true. That is our genius, we Indians. We have one foot here and one foot there, and we straddle both worlds with confidence. As a child, as a schoolgirl, I think before I was 13, for various reasons, me and my uncle, my mama, we were invited by the Maharaja of Banaras to have dinner with him. And he was in his dhoti. And the Maharaja was in his dhoti. Yeah, and the Maharaja was in his dhoti and bare-chested. And he sat on the floor. And he laughingly said, when I go outside for a formal meeting, when I meet government officials, I have to wear 3-4 layers of clothes, and I do it. I wear a pant and tie and shirt and so on. And I sit at the table and have tea with them. But when I'm home, I do what my forefathers have done and what I'm most comfortable in. I sit on the floor in a dhoti. I undress for dinner, if you like. So that is the way we've always been. We do this and that. That doesn't mean we have a colonial mindset. On the other hand, there is another problem. I grew up in after 1947. I went to school and so on. The kindergarten school I went to was English medium, but my mother shifted me to Lady Irwin School, Hindi medium, because she said, अब देश आज़ाद है और सब कुछ हिंदी में होना है, हमारा भविष्य हिंदी भाषा में है, आप Lady Irwin School में जाओगे. So I happily went. I was a little 10-year-old or something. But our textbooks did not teach us anything Indian. I'm sorry, it was very sad. And I come from a Sikh background. So I never knew the significance of Ramayana because we learnt other things. And I never knew what fun it is to play Holi because it was not in the Punjabi culture and neither was it in the British culture. So even within our own society, our own indigenous way of life is full of so much diversity that I don't know, but what this English medium education in the beginning, and now that I'm married a Tamilian and our common language is English, has done, it has definitely been a great barrier between me and contemporary India, Indian thought and literature especially,
because I was a student of English literature. I am not comfortable reading Hindi novels, Hindi poetry. Tamil I don't know at all. I have no hateful languages. So I'm restricted to English. I do resent that. But that doesn't mean I have a colonial mindset. And my children are not like that. Our eldest daughter is forever talking about Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, this, that, and the other. But there's no colonial mindset. I don't know what that means. इसी सिलसिले में मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब जो अभी कह रही हैं 200 साल पहले कहा गया था। मकौले के प्रस्ताव को इनकार किया ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार लंदन में भी और कलकत्ता में भी। उन लोगों का कहना था, मतलब कंपनी अधिकारियों का कहना था कि शिक्षा होनी चाहिए या तो जैसा आपने बताया संस्कृत, फारसी या अरबी में। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये विदेशी भाषा आप क्यों हिंदुस्तानियों को सिखा रहे हैं। दो मशहूर दानिश्वर थे लंदन में, जेम्स मिल और उनके बेटे जॉन स्टुअर्ट मिल। उन्होंने मकौले प्रस्ताव की मुखालिफत की। तब भी मकौले जीते। तो क्यों और कैसे जीते इनके खिलाफ? क्योंकि भारतीयों ने अंग्रेजी शिक्षा की मांग उठाई रहे। ये था हकीकत। तो हम मैकॉले को सिर्फ मैकॉले तक सीमित न रखें। मैकॉले एक हैं, और जैसा मैंने कहा कि मैकॉले एक बहुत सीमित बात कह रहे थे। मैकॉले के जो मिनट्स हैं वो बहुत छोटा सा है, 10 पृष्ठ का, 10 पन्ने का। तो और उसके साथ वो हिंदुस्तान के कानून को भी कोडिफाई कर रहे थे। तो एक जो ये तर्क दिया जाता था कि नहीं आप अगर संस्कृत और अरबी हटा देंगे तो जो कानून का स्रोत है वो तो इन्हीं भाषाओं में, धर्मशास्त्र और बाकी तमाम संहिताएं और अरबी में। तो वह भी था कि उन्होंने कहा कि मैं तो कोड बना रहा हूँ तो फिर इनकी ज़रूरत भी नहीं रह जाती, यह बात। तो वो बहुत सीमित था। लेकिन हम सिर्फ संस्कृत और अरबी तक क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हिंदुस्तान के लोग तो सिर्फ संस्कृत और अरबी नहीं बोलते थे। हिंदुस्तान में तो ढेर सारी ज़ुबानें थीं। उनकी बात कोई नहीं करता। जो बार बार मैकॉले 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 की बात करता है वो ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान की इतनी सारी ज़बानें थीं, उनमें पढ़ाई का क्या हुआ और उसके पहले पढ़ाई की क्या हालत थी, और हिंदुस्तान के जिन्हें रहनुमा कहा जाता है वो क्यों बार बार अंग्रेज़ी ज़ुबान की वकालत कर रहे थे। क्योंकि उनको साइंस चाहिए था, उनको दूसरी चीज़ें चाहिए थी जो संस्कृत और अरबी ज़ुबान में नहीं थी मौजूद, और ये वजह थी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैकॉले को आप उस क्षण से निकाल कर अगर आगे ले जाएं, आप हंटर कमीशन तक चले आएँ। हंटर कमीशन जो हिंदुस्तान में घूम रहा था और हिंदुस्तान के हर तबके के लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे। तो हंटर कमीशन के सामने भी क्या कहा जा रहा था कि आप फुले ने क्या कहा था? फुले ने कहा कि भाई आप हमारे अतिशूद्रों के लिए स्कूल खोलिए क्योंकि ब्राह्मण तो हमें पढ़ने नहीं देंगे। तो हिंदुस्तान में जो एक बहुत बड़ा तबका था जिनको पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा था, उनके लिए भी अंग्रेजी एक रास्ता था आज़ादी का। तो जब हम आज़ादी की बात करते हैं, आज़ाद ख्याली की, और जो संस्कृत की बात करते हैं, वो इसका जवाब नहीं देते हैं कि संस्कृत ने कितने लोगों का दिमाग बंद किया। ये संस्कृत नहीं, संस्कृत वालों ने कितने लोगों का दिमाग बंद किया, मैं ये कह रहा हूँ। सबसे, और जो आपने कहा वो हमें वापस मकौले को ले जाता है। क्यों? क्योंकि जबकि उनको इजाज़त दी गई थी अपनी पॉलिसी को अमल में लाने का, तो उन्होंने 4 पाठशालाएं शुरू की। एक अनोखी चीज़ थी कि जात के बारे में पूछते नहीं थे, तो सभी जात के लोगों को उन्होंने स्कूल में डाला। इसका नतीजा ये हुआ कि 22 साल के अंदर 1857 में 3 महान विश्वविद्यालय स्थापित हुए हिंदुस्तान में, और मुसलमान 1857 में
हारने के कारण उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे अंग्रेज़ी पाठशालाओं में और अंग्रेज़ी विश्वविद्यालयों में, क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं इस्लाम में है। हिंदू कौम तो बहुत ही बड़े उत्साह से अंग्रेज़ी ज़बान को अपनाया, और इसका नतीजा ये रहा कि मुसलमान कौम शिक्षा में हिंदुओं से 50 साल पीछे रह गया। आज़ादी के पूरे 7 दशक के बाद हम अब जान रहे हैं कि ओबीसी का सवाल उठने पर ही हम समझने लगे हैं कि आधुनिक शिक्षा का महत्व क्या है। और अब हमारी पूरी राजनीति आज के दिन में 21वीं सदी के शुरुआत में शिक्षा और सामाजिक विषयपन पर केंद्रित है। ये है पूरा इतिहास इस 100 साल का। मतलब होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि जो हमारी राजनीति या सियासत है उसको केंद्रित होना चाहिए। बदनसीबी से उस पर है नहीं, वो कुछ दूसरे सवालों से उलझ रही है। लेकिन आपका कहना बिल्कुल ठीक है। यह अक्सर कहा जाता है कि उन्होंने हमें हमारी जड़ों से उखाड़ दिया। जो आरोप लगाया जाता है कि यह कहा जाता है कि हमारे ऊपर एक उन्होंने एपिस्टेमिक वायलेंस किया। तो और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर संस्कृत से वापस संस्कृत के ज़ख़ीरे के बारे में हमें मालूम हुआ तो वो भी यूरोपीय लोगों के ज़रिए मालूम हुआ, और यूरोपीय लोगों ने इन ज़बानों को ख़त्म करने की बजाय इनको और ज़्यादा संरक्षित किया, इनका और अध्ययन किया और इनको परिष्कृत किया। तो वो जो पूरी एक आप कहें दानेश्वरी की रवायत है, वो रवायत यूरोपीय लोगों की वजह से भी हिंदुस्तान को मिली है, जिन्होंने विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, ए.एल. भाषम, मैक्स मूलर को भी आप ले लें जो आए नहीं। तो इतने अंग्रेज थे जिन्होंने हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास को खोज निकाला था, जिसको कि हम उस ज़माने में भूल गए थे। अब बोलिए। तो आजकल जो हो रहा है ये हम आर्टिफिशियल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज़ फॉरेन, दिस इज़ एलियन, दिस इज़ अ कलोनियल माइंडसेट एंड everything of this soil, but especially everything in Hindi is truly Indian, truly our tradition, हमारे संस्कार उसी भाषा से। लेकिन हम कह रहे हैं और या हमारी सरकार कह रही है कि ये अंग्रेज़ी नहीं बोलनी चाहिए, मकौले की औलाद सब सही नहीं है ये बात। तो स्टालिन से क्या झगड़ा है फिर? तमिलनाडु में उनके लिए, जैसे हिंदुस्तान में आप सोचते हो कि अंग्रेज़ी फॉरेन है, विदेशी चीज़ है, तमिलनाडु में हिंदी विदेशी है। उनके लिए टू ब्रिंग हिंदी इनटू तमिलनाडु schools and all as the main language or even a third language is like imposing a colonial language. What do they have to do with it? So what is the answer to that? The answer to that is कि हम बहुभाषी हैं। ये है अंतर कि इंग्लैंड जाइए, वो कुछ इंग्लिश जानते हैं और थोड़ा बहुत लैटिन ग्रीक सीखा होगा, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में मुझको ही लीजिए, मैं इंग्लिश जानता हूँ सबसे बेहतर, फ्रेंच जानता हूँ क्योंकि फॉरेन सर्विस में मुझको सीखना था, हिंदी में मैं कोशिश करता हूँ, मेरी हिंदुस्तानी में बहुत से उर्दू अल्फाज हैं क्योंकि मैंने पाकिस्तान में ही इसका रियाज़ किया, मैं तमिल भी बोलता हूँ और थोड़ी बहुत उर्दू भी बोल लेता हूँ। पंजाबी नहीं बोलते। हाँ, पंजाबी नहीं बोलता, ये शिकायत आपकी बात है। लेकिन हर मैं तमिल नहीं बोलती। जबकि हर हिंदुस्तानी बहुभाषी है तो अंग्रेज़ी भी जानने में क्या इतराज़ है, क्या कमी है? और सबसे कमाल की बात है जो मकौले ने कहा और हम सब जानते हैं कि हमारे पुरखों ने कितनी तेज़ी से अंग्रेज़ी सीखी, क्या कमाल। और जब वो अंग्रेज़ी सीख रहे थे तो वो कोई हिंदुस्तानी ज़ुबानों को छोड़ नहीं रहे थे।
एक ही शख्स जो अंग्रेजी बहुत अच्छी जानता है, वो संस्कृत भी बहुत अच्छी जानता था, फारसी भी बहुत अच्छी जानता यही था, हमारी और अहमियत है। और उसे किसी एहसास कमतरी नहीं था जो एहसास कमतरी अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग में डालना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत आराम से संस्कृत भी बोल सकते थे, अंग्रेजी भी बोल सकते थे, बल्कि फ्रेंच भी बोल सकते थे, और दूसरी जुबानें, तो उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। एब्सोल्युटली। लेकिन क्योंकि मोदी जी ने उसी भाषण में कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये मुस्लिम लीग माओवादी पार्टी है, तो इसलिए मैं जवाहरलाल का जिक्र नहीं करना चाहता, मैं राजनीतिज्ञों की बात नहीं करना चाहता, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ पहले स्वामी विवेकानंद पर। स्वामी विवेकानंद ने अंग्रेजी में ही, बजाय मकौले हमें पश्चिमी तहजीब सिखाने का, जो हिंदू धर्म है और जो हिंदू संस्कृति है, जो हमारे सभ्यता है, उसको स्वामी विवेकानंद ने बहुत ठेठ अंग्रेजी में उनको सिखाया। औरोबिंदो जी, श्री औरोबिंदो, उन्होंने लिखा कि अंग्रेज़ी वो जबान है जिसमें कि हिंदू धर्म के जो अनेक सोच हैं उसको सही मायने में पेश करने के लिए अंग्रेज़ी की आवश्यकता है। अब रविंद्रनाथ टैगोर तो बंगाली बहुत अच्छा लिखते थे, लेकिन साथ साथ उनकी अंग्रेज़ी लेख इतना कमाल का था कि वो नोबेल प्राइज़ मिला उनको, वो सबसे पहले भारतीय थे। और फिर सुब्रमण्यम भारती, जो कि बहुत अच्छे अंग्रेज़ी बोलते थे और बहुत अच्छे तमिल बोलते थे। ये सब क्या गुलामी थे? उनकी मानसिकता गुलामी थी। आपने जो बात कही उसको थोड़ा और खोलते हुए कहा जा सकता, पूछा जा सकता है कि यह शिकायत तब वाजिब होती जैसे चिले के लोग शिकायत करें, लैटिन अमेरिका के मुल्कों के लोग शिकायत करें, अफ्रीकी मुल्कों के लोग शिकायत करें कि हमारी ज़ुबानें ख़त्म कर दी गई, तो उनकी शिकायत वाजिब है। लेकिन हिंदुस्तान में यह कतई नहीं हुआ। हिंदुस्तान की ज़ुबानें ज़िंदा रहीं, और बल्कि आप ये कह सकते हैं कि और ये सुनने में कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन जो दो मुख्तलिफ ज़ुबानें जिस शक्ल में वो आज हैं बनी, हिंदी और उर्दू, उसमें कुछ अंग्रेज़ों की भी मेहरबानी है। वो उस शक्ल में नहीं आती हैं अगर अंग्रेज़ों का ये दखलंदाजी ना होती और अंग्रेज़ों के पास दोनों ना गए होते कि हमें इस शक्ल में आप हमें मानिए, कबूल कीजिए कि हम हिंदी हैं, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी ज़ुबानों का जो जीनियस है, वो जीनियस कभी मारा नहीं गया। वो तमिल में लिखा जाना जारी रहा, शायरी हो या दूसरी तमाम चीज़ें हो, मलयालम में, कन्नड़ में, और हिंदी नई ज़ुबान बनी। ये हिंदी कोई बहुत पुरानी ज़ुबान नहीं है जिसमें हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बल्कि उर्दू इससे पुरानी ज़ुबान है हिंदी से। लेकिन असल बात ये होनी चाहिए जो सुनीत कर रही थी कि आप अब जो कर रहे हैं वो है एक तरह का उपनिवेशवाद, क्योंकि आप हिंदुस्तान के अलग अलग भाषाई इलाकों को ये कह रहे हैं कि आपको हिंदी कबूल कर लेनी चाहिए और हिंदी आपकी पहली ज़ुबान होनी चाहिए। हिंदुस्तान की तमाम आदिवासी भाषाओं को आप दरकिनार करना चाहते हैं। हमारे देश के गृह मंत्री गए गुवाहाटी, मणिपुर और दूसरी जगहों पे, वहाँ जाके उन्होंने ऐलान किया कि इस पूरे इलाके की जो संपर्क भाषा होगी वो हिंदी होगी। अब आप सोचिए कि आप जा रहे हैं उत्तर पूर्व के राज्यों में, जिसको भाषाई लिहाज से कहा जाता है कि वो सबसे सघन और समृद्ध इलाका है, इतनी भाषाएं वहाँ जाके ये हिमाकत की बात है कि आप कह रहे हैं कि हिंदी यहाँ की संपर्क भाषा होगी, और आप ऐलान करते हैं कि हम इतने हजार हिंदी शिक्षक बहाल करेंगे। तो ये पूरी तरह से हिंदी उपनिवेशवाद है जो दक्षिण पर, जो उत्तर पूर्व पर, जो आदिवासी भाषाओं पर लादा जा रहा है। अब भी अगर हमें किसी कॉलोनियलिज्म की बात करनी है तो मकौले बिल्कुल गलत है। हमें बात करनी चाहिए यह जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिंदी हिंदू हिंदुस्तान
वाला उपनिवेशवाद है, हम इसकी बात करें क्योंकि हम इस लम्हे में रह रहे हैं, हम कोई 19वीं सदी में नहीं रह रहे हैं। वो लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ ली और आज़ादी हासिल कर ली। अब मैं इससे जो आपने कहा उससे एक अनोखी चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। जिस भाषण का जिक्र मैं कर रहा था मोदी जी का, उसमें उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किए जो कि जहाँ तक कि मुझे पता है न संस्कृत है, न फारसी है, न तो भारतीय है। उन्होंने अपने भाषण में इस्तेमाल किया इन 6 शब्दों का। एजुकेशन, क्यों एजुकेशन, शिक्षा कहते हैं। उन्होंने कहा इकोनॉमी, आर्थिक परिस्थिति कहते हैं। उन्होंने कहा एस्पिरेशन, और मेरी हिंदी वहाँ तक नहीं पहुँचती कि मैं एस्पिरेशन का अनुवाद करूँ। उन्होंने ये भी कहा इम्पोर्टेड आइडिया, इम्पोर्टेड आइडिया, और फिर उन्होंने कहा इम्पोर्टेड सर्विस। अब ये सब अंग्रेज़ी शब्दों का उस भाषण में इस्तेमाल करने का, जहाँ की वो अंग्रेज़ी का खंडन करते हैं, वही अपने आप में जताता है कि भारतीय मन ऐसा खुला हुआ है कि हम हर जगह से जो चीज़ है हम उसको अपना लेते हैं और जो हम नहीं चाहते हैं उसको छोड़ देते हैं। कोई हम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं लगा सकता है। हम चाहें तो उसको हम स्वीकार करते हैं और हम न चाहें तो उसका इनकार करते हैं। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे थे, लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लोग हैं, आज प्रधानमंत्री भी एक स्वयंसेवक ही हैं, उनके साथ दिक्कत यह है कि उनको कोई भी ज़ुबान कायदे से नहीं आती। संस्कृत भी नहीं आती, हिंदी तो बिल्कुल नहीं आती। आप हिंदी का एक साफ सुथरा वाक्य किसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता के भाषण से निकाल के दिखाइए, जिसे आप उद्धृत करना चाहें कि यह है, देखिए ये नमूना है ज़बान का। यह उनके पास नहीं है क्योंकि उनको भाषा से लेना देना ही नहीं है। इसलिए वे अक्सर तुकबंदी किया करते हैं। उनके जो सबसे बड़े शायर थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनको मैं एक तुकबंदी करने वाला कहूँगा, ख़राब तुकबंदी करने वाला। तुकबंदी माने आप राइमिंग जो करते हैं, अच्छा, आप तुक मिलाते हैं, और रदीफ काफिया, ये इसी को आप शायरी कहते हैं कि तो उनके सबसे बड़े शायर वो हैं। तो इसलिए उनका एक तो जो एस्थेटिक सेंस है और ज़ुबान का जो सेंस है वो इतना कमज़ोर है कि उनको अक्सर अंग्रेज़ी का सहारा लेना पड़ता है। आपने अभी जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जब उन्हें अपनी बात चुस्त करनी होती है तो अक्सर अंग्रेज़ी का सहारा ले लेते हैं। क्यों भाई, आप क्यों थोड़ी मेहनत नहीं करते? क्यों आप अपने को डीकोलोनाइज नहीं करते? और क्यों आप हिंदी भाषा से शब्द नहीं निकालते? पहला काम जो नरेंद्र मोदी ने किया आने के बाद सरकारी स्तर पर, वह था योजना आयोग को भंग करना। और योजना आयोग को भंग करके उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने बनाया नीति आयोग। तो मैं अपने बहुत सारे विद्यार्थियों से पूछता था ये है क्या, तो उनको लगता था ये नीति का आयोग है, नीति बनाने वाला आयोग है। तो मैंने कहा नहीं भाई, ये धोखा है, क्योंकि इस नीति शब्द के पीछे पूरा 4 अंग्रेजी के लफ्ज हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। अब आप इसी से देख लीजिए घपला जो इसमें है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया आयोग। इंस्टीट्यूट और आयोग क्या मानी है इसके? और क्यों आपको एक हिंदी का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये नहीं रखिए, लेकिन अगर आपकी इतनी ही मोहब्बत है, इतना ही आप चाहते हैं, क्यों नहीं सूझा आपको? क्योंकि आप एक एब्रिविएशन बनाना चाह रहे थे, उसमें एक स्मार्ट एब्रिविएशन बन रहा था, नीति, और उसमें अंग्रेजी मदद कर रही थी। तो मुझे मालूम नहीं कि ये क्योंकि इनका पूरा दिमाग खुद एक कॉलोनाइज दिमाग है, और कॉलोनाइज दिमाग से भी ज़्यादा ये एक बहुत ही गरीब दिमाग है सोच के स्तर पर, भाषा के स्तर पर। इसलिए उसमें कोई गहराई नहीं आ पाती है, तो कुछ उथली बातें करते हैं जिसका कोई माने इसमें नहीं। एक चीज़, समय निकल रहा है, हमें पूरा करना पड़ेगा, लेकिन एक दिलचस्प जो तत्व है
उसको मैं जोड़ना चाहता हूँ आपके बोल से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने कि भारतीय जनसंघ को स्थापित किया और जो कि आज शासन में है 11 साल से भारतीय जनता पार्टी के रूप में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फर्स्ट उन्होंने निकाला इंग्लिश लिटरेचर में। इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट क्लास लेने के बाद वो इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में उन्होंने लॉ सीखा और हिंदुस्तान वापस आए, और जो उनका अभियान था वो मुकम्मल तौर पर या तो अंग्रेज़ी में या तो बंगाली में हुआ। तो जबकि उन्हीं के सबसे बड़े रहनुमा श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेज़ी बोलते थे, अंग्रेज़ी सभ्यता से वो इनको जानकारी थी, जो आधुनिक शिक्षा में लगे हुए थे, जबकि उनकी मानसिकता गुलामी का नहीं था, इसके बावजूद कि वो अंग्रेज़ी जानते थे। तो आज हमें क्यों बताया जा रहा है कि 2035 मतलब 10 साल के अंदर हम अंग्रेज़ी को मुकम्मल तौर पर इस देश से निकालने वाले हैं और हम अपनी भारतीय जड़ तक वापस पहुंचेंगे। यही तो कहा मोदी जी ने। लेकिन वो भी जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं और ये एक तरह का पाखंड है, और उनके चाहने वाले भी जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अब उनके चाहने वालों में भी कोई अपने बच्चे को तथाकथित भारतीय भाषाओं के स्कूल में नहीं भेजेगा। उनके पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उनके सारे बच्चे बाहर के विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, ये जानी हुई बात। और मुझे इससे कोई मैं इसका बुरा नहीं मानता, कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। आप जितना बाहर जाएं उतना ही आपका दिमाग खुलेगा। तो इसलिए इसमें एक पाखंड है, एक धोखा है, और वह धोखा वो खुद को देना चाहते हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देना चाहते हैं। सबको पता है कि अंग्रेजी कहीं नहीं जाने वाली, वो और गहरी होने वाली है और जड़ जमा के बैठने वाली है। और हम सारे लोग जितनी अंग्रेजी हिंदुस्तान के लोगों का फ़ायदा यह है कि वो बहुत सारे लोगों से ज़्यादा अच्छी अंग्रेज़ी जानते हैं। तो उसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? यानी अगर अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करके मैं बस्तर के आदिवासियों के हक की बात कर सकता हूँ तो वो कहीं बेहतर है, बजाय इसके कि मैं हिंदी में बात करके और उनको गुलाम बना दूँ। तो हम ज़बान का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, यह हमें बतलाता है कि हम उपनिवेशवादी दिमाग हैं या वे उपनिवेशवादी दिमाग हैं। अब किस निष्कर्ष पर हम पहुँचे हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम अभी ख़त्म होने वाला है। मैं समझता हूँ कि इस पूरी बात जो हुई है, इससे एक जो मूल चीज़ निकलती है वो ये है कि संकीर्णता हमारी दृष्टिकोण में नहीं है। हम भारतीयों में अंग्रेज़ी सीखकर या पढ़कर हम गुलाम नहीं बनते। और क्यों? क्योंकि गांधी जी ने ही हमें बताया कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे घर के खिड़की या दरवाजे बंद किए जाते। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के सारे हवा मेरे घर के अंदर आए, लेकिन उन्होंने इस पर जोड़ा कि इस हवा के कारण, इस तूफान के कारण मैं अपने पैर से गिरूंगा नहीं, मैं स्थिर रहूंगा, उड़ ना जाऊं। तो ये है भारतीय संस्कृति और इसको जानना चाहिए। ये नहीं कि हम इसको किसी किताब से जोड़ें या किसी वेद से जोड़ें या किसी भाषा से जोड़ें। हम हमेशा भारत बने हैं क्योंकि हम हमेशा आत्मविश्वास के साथ हमने कहा कि जो बाहर से आता है उसमें जो कुछ भी अच्छा है उसको हम स्वीकार करेंगे, कोई हम पर थोपेगा नहीं, और जो हमें नहीं चाहिए हम उसको छोड़ देंगे। ये है हिंदुस्तानी, असली हिंदुस्तानी। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।